रणविजय को लगा कि बस उसका आखिरी वक्त आ गया है, और यह सोचते उसके साथ सौम्या की तस्वीर उभर आ गई। सुंदर मासूम, उसने अपनी आंखें बंद की और उससे माफी मांगी कि वह उसका साथ नहीं दे पाया, और वह इंतजार करने लगा कि कब हुई है दरवाजा टूटेगा और कब सब खत्म। पर जैसे ही उसे लगा अभी यह धक्का दरवाजे को तोड़ देगा, उसे पैलेस के आगमन से किसी औरत के चीखने की आवाज। अरे पापी, बाहर निकल, कहां छिपा बैठा है रे पिशाच? क्या कर दिया तूने मारे चोरा को? कठाई छुपा दिया तूने। मन नहीं लौटा क्यों ना देता मारे जिगर का टुकड़ा ने? मारे जिगर को टुकड़ों, मारे जिगर को टुकड़ों। कौन है ये औरत? क्या कह रही है? मतलब इसका बच्चा ले गया डैनी। हे ऊपर वाले, कहीं वही तो नहीं था इसका बच्चा जिसे डैनी उस दिन उन भलमानस लड़कियों के सामने डाल दिया था। रणविजय ने मन ही मन विचार किया। विजय भी सोच रहा था कि उसे दूर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। रणविजय उस आवाज को आसानी से पहचान गया। अरे ये तो डैनी है। डैनी की आवाज सुनते ही हो तीनों भलमानुष खिड़की से कूद गई। हे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, तूने आज मेरी जान बचा ली। रणविजय ने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। अरे राक्षस कट्ठे हैं, मारो छोरो, 9 महीने पेट में रखो उसको, मारो खून है वो, मारो खून है वो। भेड़ियों, अरे छोड़ दो मने, छोड़ दो मने, छोड़ दो मने। हे भगवान, ये भेड़िए कितने बेरहम हैं। उस औरत को मेरी आंखों के सामने नोच नोच के खा रहे हैं और आंगन में पड़ा उसका खून कैसे चाट रहे हैं वो। पर मुझे खाना चाहती थी, लेकिन वह तीनों अचानक उस औरत के पास कैसे चली गई? कहीं डैनी की गुर्राहट ने तो उन्हें इशारा नहीं किया था? पर क्यों? हाँ, उस रात डैनी ने उन तीनों को मुझे छोड़ने के लिए कहा था और उन तीनों को एक बच्चा दिया था खाने को। कहीं वह मासूम इसी का बच्चा तो नहीं था, और आज डैनी ने इनके सामने यह औरत परोस दी। कितना भयानक, कितना बेरहम है यह दृश्य। रणविजय मन ही मन में बात करता है। यह सब सोचते सोचते रणविजय की नींद लग जाती है और सुबह जागता है। क्या कोई उस भयानक रात की बात इतनी सुंदर सुबह की उम्मीद कर सकता है? अरे ये बेड के नीचे क्या चुभ रहा है? पेन? अरे वाह, मेरा ये पेंट डैनी की नजरों से बच गया शायद। चलो डायरी लिखता हूं। नए साल की पहली सुबह। यहां पर जो भी कुछ होता है वो रात को ही होता है। डैनी को भी मैंने कभी दिन में नहीं देखा। डैनी और दूसरे सभी लोग केवल रात को ही जागते हैं। कितना अजीब है। रणविजय कई रातें जाग जाग कर नाकाम कोशिशें कर कर के थक चुका था। वक्त भी धीरे धीरे बीतता जा रहा था और आखिरकार जनवरी का आखिरी सप्ताह आ गया। अब उसके पास मुश्किल से कुछ ही दिन बचे थे, क्योंकि लेटर के हिसाब से उसे बस 2-3 दिन में यहां से निकल जाना था। पर जाहिर था कि डैनी उसे उस दिन पैलेस से नहीं, जिंदगी से आजाद करने वाला था। तो अब वह जो कुछ भी कर सकता था बस इन 1-2 दिनों में ही कर सकता था। और उसके दिमाग में प्लान आया। उसने सोचा कि डैनी या वो 3 भलमांश लड़कियां दिन में नहीं होते तो अगर वह पैलेस के गेट की चाबी हासिल करने की कोशिश दिन में करे तो। पर उस चाबी को हासिल करने का एक ही रास्ता था। तीसरी मंजिल पर डैनी के कमरे की खिड़की, जिससे वह रात को निकलकर पैलेस से बाहर जाया करता था। डैनी के रूम की खिड़की ही मुझे उसके रूम में ले जा सकती है। उसके लिए मुझे अपनी खिड़की से निकलकर इस फ्लोर की कगार के सहारे सरकते हुए 40 फीट दूर डैनी की खिड़की तक पहुंचना होगा। और अगर कगार से पैर फिसला तो फर्क क्या पड़ता है? जब मैं अपनी मौत की तारीख ही तय कर चुका हूं तो कोई भी रिस्क उठाने में क्या जाता है? रणविजय खुद को ही बोलता है। रणविजय आगे बढ़ने की मन में ठान कर अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलता है और धीरे धीरे सरकता हुआ डैनी की खिड़की की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे सरकना शुरू करता हूं। हे ऊपर वाले, पत्थर की दीवारों को पकड़ते पकड़ते उंगलियां दुखने लगी हैं। 70-80 फीट नीचे गिरा तो नीचे देखूंगा ही नहीं, बस आधा रास्ता। और हे ऊपर वाले मेरे हाथ, हो जाएगा यार, हो जाएगा यार। बस कुछ ही कदम और डैनी की कैद से मुक्त होने का एक रास्ता खुल जाएगा। हे ऊपर वाले, चलो खिड़की आ गई, अंदर चलता हूँ। गलियारा सा आ गया है। डैनी का रूम किधर है? चलो उस खंडहर की तरफ चलता हूँ। सामने कोई रूम सा दिख रहा है तो ये है डैनी का रूम। हे ऊपर वाले, यहाँ पर तो पूरे कमरे में धूल जमा है। टेबल पर, बेड पर, हर जगह धूल है। तो फिर डैनी सोता कहाँ होगा, या फिर सोता ही नहीं है? चाबी किधर होगी? लगता है चाबियां यहाँ हैं ही नहीं।
इतनी कोशिश, इतना इश्क, रिस्क, सब बेकार। हे ऊपर वाले, ये क्या है? इतना सारा गोल्ड, पुराने सिक्के, ज्वेलरी। इसने तो यहाँ पर सोने के भंडार लगा रखे हैं, पर चाबियां तो मिल ही नहीं है। लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा, कहीं से कोई रास्ता मिल सके तो उधर देखता हूँ। नीचे की ओर जाती घुमावदार सीढ़ियां। फिर जब रणविजय उन घुमावदार सीढ़ियां से नीचे पहुंचा तो उसका हाथ अपने आप ही उसकी नाक पर चला जाता है। हे ऊपर वाले, कितनी बदबू है यहाँ पर, कितनी बुरी दुर्गंध आ रही है, जैसे लग रहा है कहीं मांस सड़ रहा हो। ना जाने डैनी कैसे रहता है यहाँ। सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है, चलो उसे खोलकर देखता हूं। और रणविजय यह सोचकर उस दरवाजे को खोलता है। यह तो पुरानी कब्रिस्तान के जैसा लग रहा है। टूटी छत, उजड़ी दीवारें और टूटे हुए, और वहां डेड बॉडीज के लिए छोटी छोटी कोठरियां सी। आज खुली कब्रें, जैसे कोई अधूरा काम छोड़ भी गया हो। मिट्टी पर उनके शूज के निशान भी नजर आ रहे हैं। यह क्या, कब्रों को खोदकर उनकी मिट्टी इन बॉक्स में डाली हुई है? पर क्यों? ये पक्का उन लोगों का काम है। वो उस दिन घोड़ा गाड़ी वाले ये बॉक्स लेकर यहाँ आए थे, शायद उन्हीं ने यह काम किया है। ये बॉक्स तो कॉफिन जैसे हैं। उन कोठरियों में देखता हूँ, इश्क कॉफिन में क्या है? बदबू। इसमें तो कुछ नहीं बचा, केवल धूल और कंकाल। कितने कीड़े रहते हैं इन पर। फिर कुछ कीड़े रणविजय के हाथों पर चढ़ जाते हैं और उनको छुड़ाते हुए कुछ मिट्टी रणविजय के मुंह में भी चली जाती है। लाशों की सड़ी हुई मिट्टी। सब कोठरियों का यही हाल है। उस कोठरी को भी देख लेता हूँ। माय गॉड, ये तो लगभग 50 कॉफिन होंगे। सबके सब खाली से हैं। कुछ एक में कंकाल बचे हैं और बाकी सब। कितनी भयानक बदबू है यहाँ। वहां की भयानक सड़न से जब रणविजय को उल्टी होने को आई तो वहां से बाहर निकल गया। लेकिन वह लौटने का मन बना चुका था कि तभी उसने सोचा कि जब उसका सब कुछ दांव पर लगा है और इतनी मुश्किलों के बाद वो यहां पहुंच सका है, तो कोई चांस क्यों छोड़ें। और वो वापस मुड़कर उस आखिरी काफिन के पास पहुंचा और ढक्कन खोला तो शोक शौक से उसकी आंखें बाहर निकलने को हो आईं। कॉफिन में ताजा को दी हुई मिट्टी पर डैनी लेटा था। रणविजय समझ नहीं पाया कि कॉफिन में डैनी सोया हुआ था या उसकी लाश थी। उसकी खुली हुई पथराई आंखें उसकी लाश होने का सबूत दे रही थीं, पर उसके चेहरे की नमी जिंदा होने की गवाह थी। उसके होंठ हमेशा की तरह लाल थे, पढ़ना उनमें कोई मूवमेंट था और न उसकी सांसें चल रही थीं। रणविजय ने झुककर यह जानने की कोशिश की कि कहीं जिंदा तो नहीं है, पर बहुत करीब से देखने पर भी वह लाश से निकला। अगर चाबी उसके रूम में नहीं थी तो शायद इसके पास हो, इसकी पॉकेट में हो। इसकी पॉकेट में देखूं, मगर जब वह डैनी की पॉकेट चेक करने के लिए उसके ऊपर झुक तो उसे डैनी की आंखों में उसके लिए भयानक गुस्सा दिखा और उसके कानों में आई भेड़िए की गुर्राहट। हे ऊपर वाले, लगता है ये शायद मुझे देख रहा है। क्या है ये जिंदा है। नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, एक पल भी नहीं आगे। क्या हुआ जाने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो पहले देख लें, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।